सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन की जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन बार बार ये बात की जा रही है कि इस हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा, बल्कि इस हुकूमत को राह रास्त पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुआशी तौर पर यह मुल्क इंतहाई कमज़ोर इस वक्त हो रहा है और हुकूमत को इसका इदराक ही नहीं। अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि IMF आने वाला बजट बना रही है और ये बजट किसी के लिए भी खौफनाक हो सकता है, लेकिन हुकूमत है वो कह रही है कि तमाम तर मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुश्किल वक्त है, बकौल वज़ीर आज़म कि आपने घबराना नहीं है। और ये सारे का सारा अमल जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर मुश्किलात का है, ये माजी की हुकूमतों ने दिया है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और कल का हमने ये देखा कि बार बार ये बात हो रही है चेयरमैन नैब के हवाले से, उनके इंटरव्यू को अब मुतनाज़ बनाया जा रहा है, उन पर तनकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो सियासत से दूर रहें। ये खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की। कुछ ही देर पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि मज़ाक़ा खेज़ बातें की गई हैं चेयरमैन नैब की जानिब से। मियाँ शहबाज शरीफ से किसी किस्म की कोई मुलाकात भी नहीं उनकी हुई है और चेयरमैन नैब का ये कहना कि अफसरान को और जो ताजिर हैं उनको छेड़ेंगे नहीं और सियासतदानों को छोड़ेंगे नहीं, ये बहरहाल मामला बड़ा सख्त है। तो इस वक्त एहतजाज का जो तरीक़ाकार होगा ईद के बाद वो क्या होगा, उसके लिए हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ये मिलकर एहतजाज करेगी या नहीं, इस सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मेहमान निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सिंध के सदर भी हैं, बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब आपके वक्त का। रुमीना खुर्शीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत शुक्रिया रुमीना साहिबा। खोड़ो साहब, मैं पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इफ्तार हो गया, मिलकर अब तमाम सियासी जमातों का मिलना हो गया, लेकिन एहतजाज जो है वो अब ईद के बाद का रखा गया है। एहतजाज किस किस्म का होगा? पार्लियामान से बाहर आप लोग आएंगे, कुछ सड़कों पर होंगे, कोई मार्च होगा, कोई एहतजाजी रैलियाँ होंगी, किस किस्म के एहतजाज को प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये तो सड़कों पे निकलने वाला फैसला या एहतजाज का तरीका तो APC बैठकर ही कुछ सोचेगी, बनाएगी। कैसा एहतजाज होगा, कितना लंबा होगा, क्या कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल तो मैं समझता हूँ APC में ही मुनासिब होगा कि वहाँ फैसले हो जाएं। लेकिन हमारे पास मसला है कि इमरान खान की हुकूमत, जिसको अब हम अजाब खान के नाम के अलावा और कोई नाम दे नहीं सकते, अजाब बनकर नाजल हुआ है। हर रोज़ अखबार की हेडलाइन ये होती है कि महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी। आज का है कि महंगाई पहले से डबल हो गई। जंग अखबार की लीड है, दूसरी अखबारों की लीड है। स्टेट बैंक ने अपना बताया है, इसकी हुकूमत के लिए कहा है कि इसने 8-9 महीने में इतने खरबों इसने कर्जा लिया है स्टेट बैंक से। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये लोगों को डराने सहमाने के लिए हो रहा है। एक तरफ से तो कहते हैं कि जी हमें दुबई से पैसे मिले, हमें सऊदी अरब से पैसे मिले, हमें मलेशिया से मिले, हमें टर्की से मिले, हमें IMF ने भी वायदा कर लिया, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ ना कुछ कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कुछ कहा है। अब कर्जे लेकर, मदद लेकर अगर ये कुछ दिखा रहे हैं अपने आप को, तो फिर हम पूछ रहे हैं कि आवाम पर ये अजाब नाजिल करने की क्या बात है? क्यों कह रहे हैं कि जी हमने पेट्रोल की कीमत जानबूझकर बढ़ा कर रखी है, नहीं तो हमारा खसारा बढ़ जाता। खसारा बढ़ना है या उसको रोकना है तो क्या आवाम का खून चूस के रोकना है? अवाम जो पहले पिसे हुए हैं, जिसके लिए ख़ुद इमरान खान कहता है कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों की तादाद और परसेंटेज 70% है, 70% खुद कहता है। जब गुर्बत से नीचे लकीर के नीचे रहने वाले लोग इतने हैं तो फिर ऊपर और क्यों डाल रहा है? बिजली क्यों बढ़ा रहा है? गैस बढ़ा दी, पेट्रोल क्यों बढ़ा रहा है? ये हर जगह कर रहा है, सब्सिडाइज क्यों नहीं कर रहा है? कर्जा ले रहा है कि आगे बिच क्यों गया है, बिच क्यों जा रहा है?
उसके ऊपर फिर बजट के बारे में भी कभी किस वज़ीर ने कहा कि अवाम बजट ऐसा आएगा कि अवाम की चीखें निकल जाएंगी। अभी अवाम कौन है? ये 99% या 95% वो हैं जो मुतवस्सित तबके से हैं और गरीब तबके से हैं। ये 4-5% लोग जो बड़े लोग हैं वो अपनी जगह पे अपना गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन हम तो अवाम की बात करने से कैसे चुप रह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि अवाम मरता रहे और सियासी पार्टियां चुप रहें और अब वो कुछ न कहें? हमने बजट के बारे में भी सोचना था कि बजट में क्या हुकूमत से कोई तवक्को की जा सकती है कि अवाम को रिलीफ देगी। समझ में नहीं आता, क्योंकि रोज़ाना की जो अखबारें पढ़ते हैं उस अखबारों में तो सिर्फ डराने और मारने मराने के अलावा और कुछ होता नहीं है। कोई और मसला नहीं है, कोई नौकरियां नहीं मिली, कोई घर नहीं बनना शुरू हुए। चलिए अब इस पे बात करते हैं कि माशी तौर पर बात क्या खुर्द साहब है। रुमीना खुर्शीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं, दोनों का अब एहतजाज का प्लान हो रहा है। ईद के बाद वो इकट्ठे होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो किस तरह से एहतजाज होता है ये तो अभी खुर्द साहब भी बात कर रहे थे कि APC में वो तय हो जाए तो अच्छा है और तय होना भी वहाँ पर है। लेकिन इस एहतजाज के बारे बार बार जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो क़यादत और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान मुश्किल में है, अवाम मुश्किल में नहीं है, इसलिए आप लोग एहतजाज का और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ पर आपने कहा कि अवाम मुश्किल में नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये तो जो कहने वाले हैं उनका इंतहाई बोंगा किस्म का, ये भोंडा किस्म का मजाक है जो कि वो दूसरों के साथ करें। क्योंकि कौन मुश्किल में नहीं है? जहाँ पर एक आम आदमी जो है उसके लिए जीना महंगा हो चुका हुआ है, मरना महंगा हो चुका है, अल्लाह के घर जाना महंगा हो चुका है, तो आप किस की बात कर रहे हैं कि क़यादत की बात। और क़यादत क्या आज मुश्किल में आई है? क्या मुस्लिम लीग नून को आज मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं? ये तो पूरे एक साल से, बल्कि उससे भी पहले, इलेक्शन से पहले से सिलसिला चला हुआ आ रहा है। और ये वही मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आने का फैसला किया। उन तमाम तर वजूहात के बावजूद भी हम लोगों ने जमहूरियत के जो है, चाहे हमने कहा चाहे लूली लंगड़ी ही चले, लेकिन चले जमहूरियत। तो आज अगर ये कहा जाए कि हम लोग मुश्किलात में हैं तो उसकी वजह से ऐसे करें तो ये कतन नहीं गलत है। क्योंकि आप ये देखें कि अवाम को और इस मुल्क को एक मजाक बना दिया गया है। पूरे एक साल में जिस वजीर आजम से ये अभी तक तयन नहीं हो पाया कि उसकी टीम कौन सी होगी, उसके साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे, ऐसा इंसान कैसे मुल्क चलाएगा? और ये कोई मुल्क तजर्बागाह या टेस्ट क्रिकेट का वो मैच नहीं है, या T20 का मैच नहीं है कि जहां पर अगर एक क्रिकेटर आउट हो गया तो चले दूसरा हो जाएगा। दिस इज कंट्री, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक स्टेट, दिस इज अ प्रॉपर स्टेट। और ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो है वो डॉलर जो है वो कहां से कहां चला जाता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कहां से कहां चला जाता है, गरीब आवाम तो पिसता जा रहा है। और फिर ना ही कोई, जैसे खोड़ो साहब ने भी कहा, अगर हम सब्सिडी की बात करें तो अभी तक आप देखें अवाम को कौन सी सब्सिडी दी गई है। आपने बोझ जो है वो इतना ज्यादा लाद दिया है। और अगर ये बात करते हैं गुज़िश्ता दौरे हुकूमतों की कि हम लोग या दूसरी पार्टी जो है अगर वो IMF के पास गए, इसमें अवाम को फैसिलिटेट भी किया गया। अगर किसी की तनख्वाह अगर 15 थी तो उसकी 20 या 25 हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप किसी को सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि जो उनके पास है वो भी ले रहे हैं और उनको तंबी कर रहे हैं कि अगर तुम 2 रोटियां खाते थे तो अब 2 मत खाना, अब 1 खाना। लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक मुझे लगता है कि अनकरीब वो 1 से भी आधी करवा देंगे। सही, ये बहरहाल बात है। लेकिन मैं खोड़ो साहब से यहाँ पर बात करना चाहूँगा। खोड़ो साहब, ये 9 माह की हुकूमत को बार बार जो दोष दिया जा रहा है, 9 माह के अंदर तो वो कह रहे हैं कि ये ना तो गुर्बत आई है, ना ही इस तरह से महंगाई हुई है, ना ही ये पूरे का पूरा जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। ये तो माजी की हुकूमतें, 5 साल आप हुकूमत रही, उसके फौरी बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत, तो इस हुकूमत को क्यों आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अगर पहले की पॉलिसियाँ जो थीं जिसमें डॉलर को कंट्रोल किया जाता था और मंतकी था या नहीं, मदद देने के लिहाज से, रातों रात गुर्बत कैसे हो गई? रातों रात रुपये इतना डिवैल्यू कैसे हुआ कि जी 20 रुपये 30 रुपये डिवैल्यू हो गया? 30 रुपये डिवैल्यू एक अचानक से क्या हुआ? क्योंकि स्टेट बैंक की कर्जा दे रहा है, स्टेट बैंक भी कर्जा दे रहा है मुल्क को चलाने के लिए, और फिर अचानक गुर्बत कैसे बढ़ गई? 9 महीने का भले ना हो, लेकिन आप तो बताओ ना कि अचानक कैसे हुआ? क्यों प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि डॉलर का रेट कैसे बढ़ गया, मुझे तो टीवी से पता चला? क्यों इतना बेखबर प्राइम मिनिस्टर जो कहता है कि जी मुझे
ये मालूम नहीं था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ भी नहीं, मुझे कोई और बता रहा है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। ये इतनी बेखबरी क्यों, इतनी लावाबालीपन क्यों, इतनी लापरवाही क्यों? पूछते हैं सवाल, है ना, यही लोग तो सवाल पूछते हैं कि बाबा ये क्या मसला क्या है और ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ। क्या उसको पता नहीं कि अवाम का जो ज़ोर है, अवाम का जो शोर है वो इसके गले पड़ेगा। हम तो कहते हैं ना, हमने उठते हुए कहा था, जरदारी साहब ने उठते हुए असेंबली में कहा था कि आओ मिल बैठो, इकोनॉमिक रोड मैप बनाते हैं, उस पर मशवरा कर लेते हैं। हमने तो ऑफ़र की थी, ऑफ़र करने के बाद उन्होंने हमें लताड़ दिया। लताड़ा तो लताड़ा, अब हम क्या कह सकते हैं। हमने तो कहा कि भाई हमें घर बना के दो, हमने तो कहा कि जी करोड़ नौकरियां दे के दो, हमने तो कहा कि ये करो ये करो ये करो। तुमने सब कुछ किया है, उसका कोई इनिशिएट किया नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं फिर, इन्होंने खुद से तो कुछ किया नहीं, 100 दिन में कुछ नहीं किया। थोड़ा सा, लेकिन ये हुकूमत अब ये कहते हैं कि ये जो तहरीक है वो अपने आप को बचाने की तहरीक है, बल्कि ये भी कुछ वज़रा कह रहे हैं कि ये तहरीक अब्बू बचाओ तहरीक है या अब्बा बचाओ तहरीक है। चलो ये अब्बा बचाओ तहरीक फिर आप शुरू एक मिनट, एक मिनट, अब्बू बचाओ या कुछ भी बचाओ तहरीक हमारे लिए तो ये हो गया, हम इकट्ठे होकर बैठे तो अब्बू बचाओ तहरीक है, और वो करें तो वो कौमी मफाद में है। ये जो महंगाई कर रहे हैं वो कौमी मुफाद में कर रहे हैं। कौम किसको कहते हैं? वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं। उसके लिए महंगाई करो तो वो कुछ नहीं है, उसके लिए उनके लिए अजाब बन के आ जाओ तो कुछ नहीं है, और वो कौमी मुफाद है। और तुम्हें कौमी मुफाद का क्या, तुम्हें तो लोगों ने तस्लीम भी नहीं किया, तुम्हें तो लोगों ने मेजॉरिटी दी ही नहीं थी। अजाब खान को इस कौम ने मेजॉरिटी नहीं दी, वो इधर उधर से कर आके कुछ लोगों को मिला के हुकूमत बनाई थी। अगर हमारे मिलने पर ये तिलमिला रहे हैं तो इसी तरह से जनरल मुशर्रफ भी तिलमिलाया था, जनरल मुशर्रफ भी तिलमिलाया था। 2 घंटे सर खाया था अवाम का टीवी पर आकर कि जी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर बहुत तिलमिलाया था। 2 घंटे बोला था, लेक्चर दिया था, और लेक्चर ठुस हो गया, और लेक्चर को किसी ने माना नहीं। इनका तिल मिलाना भी कोई नहीं मानेगा। जो हकीकत है, हम वो हकीकत अवाम की, उसका आवाज़ बन के उभरना चाहते हैं, हम उसकी आवाज़ बन के आगे बढ़ना चाहते हैं। हुकूमत की सारी बुराइयां उनके गले में हों, अवाम के साथ निभाना हमें। चले, एक मामला जो है वो मैं आगे चलकर कुछ केसेस के हवाले से बात करें, लेकिन उससे पहले मैं रुमीना साहिबा से बात करूंगा। अभी खाकान अब्बासी साहब जो हैं, शाहिद साहब, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। नैब के चेयरमैन के खिलाफ आज ज़्यादा उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख था वो था। क्यों आप अब नैब को मुतनाज़ बना रहे हैं? केसेस हैं, अदालतों में मामलात हैं, रेफरेंस हैं, आपके दौर के यही नैब हैं, वही कानून हैं। उस वक्त लगाने वाले भी, बल्कि चेयरमैन नैब आप और पीपल्स पार्टी खोड़ो साहब की जमात वो थी। अब चेयरमैन नैब को आप सियासी बना रहे हैं, चेयरमैन नैब को आप मुतनाज़ क्यों बना रहे हैं रुमीना साहिबा? पहली बात तो ये कि चेयरमैन नैब को हम मुतनाज़ा नहीं बना रहे, चेयरमैन नैब खुद मुतनाज़ा बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एक सबूत आप ये देखिए कि इतवार के रोज़ क्या इतनी जल्दी थी, क्या वो इतनी टेंशन और इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से उनको लगा कि उनको मीडिया से और सबसे बात करनी चाहिए। और जिस किस्म का उनका खिताब था, अगर उस खिताब की तफसील में जाएँ तो वो किस तरह से ये कह सकते हैं कि हर जो है, या क्या सियासतदान आपको लगता है कि सब फ्रॉड की पैदावार है? क्या ये इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब है? मैं नहीं समझती। देखिए, आप पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, अगर कहीं पे किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है तो अदारे मौजूद हैं और अदालतें मौजूद हैं, जुडिशरी सिस्टम मौजूद है, और जब तक कोई किसी को सज़ा नहीं दी या उस पर कोई फैसला हतमी नहीं आता तो आप और मैं किसी को जो है वो गुनाहगार साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि नैब के पास तो बहुत सारे हुकूमती स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। आप किस तरह जो है वो कह सकते हैं, एक तरफ अलीम खान जो है उनकी जमानत हो जाती है, लेकिन फवाद राहत चीमा की नहीं होती। और जिस किस्म का मैकेनिज्म आज आपने डेवलप कर दिया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि नैब के तो हमजा शहबाज साहब की भी जो है वो हो गई है, शहबाज शरीफ साहब की भी तो जमानत हो गई है ना, जमानत के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, वो तो आपके इधर भी हुई है। अगर जरदारी साहब को जमानत कबल गिरफ्तारी के मामला के पहले हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अभी तक जमानत तो हर किसी का एक जो है वो हक है ना, कानूनी हक है, आप उनसे हक तो नहीं ले सकते। लेकिन आपका क्या इदारों का आज ये काम भी हो गया है कि वो आकर तो प्रेस ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दें। रहेगी बात, अगर ये बार बार कहा जाता है कि हम लोगों ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया था, तो जो भी हुकूमत होती उसको किसी ना किसी को लगाना होता है, मुत्तफिका तमाम लोगों की मर्जी, और उसमें अपोजिशन मौजूद, जाहिर है अपोजिशन की मर्जी के मुताबिक ही आते हैं, और हम लोग तो कहीं पर भी किसी के साथ पीछे नहीं
नहीं हटे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह नैब की कभी पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उसके स्पोक्स पर्सन बन जाया करते थे, फैजुल हसन चौहान साहब स्पोक्स पर्सन बन जाते थे, अभी कुछ और लोग बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में मुतनाज़ा कोई किसी को नहीं कर रहा, ये लोग खुद कर रहे हैं। और एक बात जो आपने पहले की कि अब्बू बचाओ मुहिम या इस किस्म की मुहिम है, तो मैं समझती हूँ कि अगर ये लोग ये भी सोचते हैं तो शायद वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये अब्बू कोई एक नहीं है, हर एक घर के अंदर एक बाप मौजूद है। और अगर जितना बोझ जो आज हुकूमत जो है जिस किस्म की नाअहली के साथ लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है, मैं समझती हूँ कि कमाने वाले ना सिर्फ पिसते जाएंगे, वो जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी शल होते जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ इसका तमाम जो कसूर है वो हुकूमत के ऊपर आता है, क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं, ना उनसे काम हो रहा था, ना ही वो हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये यकीन ही नहीं था कि वो हुकूमत में आएंगे। और जितनी थिन मेजॉरिटी के साथ, थिन लाइन के साथ, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि अभी भी होश के नाखून ले लें, अगर ले सकते हैं। बाकी ऑपोजिशन का एहतजाज करना हक है, और मेरे ख्याल में ये हक तो उनसे कोई भी नहीं ले सकता। सही, बिल्कुल ठीक है, ये हक तो उनसे बहरहाल नहीं छीना जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं खोड़ साहब आपसे एहतजाज की जो बात कर रहे हैं, एहतजाज में अब वो कह रहे हैं कि एक मकसद है इस एहतजाज के पीछे, हुकूमत गिराना तो बात भी नहीं हो रही, ना आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम नून के काबरीन कह रहे हैं। मकसद ये है कि किसी तरह से NRO मिल जाए, और इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO वो नहीं देंगे। खोड़ो साहब, तो इस एहतजाज का मकसद सिर्फ NRO और अपने केसेस को ख़त्म करवाना है? हम सारे केसेस का फेस कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा था, NRO मांगने और देने वाले दोनों पर लानत, इसके अलावा और क्या स्टेटमेंट हो सकता है? हमने क्या कहा था, बताओ ना कौन मांग रहा है। बाकी वुज़रा तो वो हैं, तोते की रबान बोलते हैं, तोते जो उसको बोला जाता है वो बोलते रहेंगे, चाहे कोई भी वजीर हो यही बात बोलता रहेगा। उनके तो अपना कोई डिफेंस तो हो नहीं सकता, अपने लिए तो वो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए दूसरों पर हमला करके अपनी नाकामी पर यानी पर्दा भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि हर एक ने कह दिया भाई कोर्टों का और करप्शन के मसले से महंगाई करने का क्या तरीका है। जब ये सारी करप्शन अगर किसी ने की भी थी तब भी तो डॉलर कंट्रोल हो रहा था ना, तब भी तो सब्सिडी मिल रही थी ना, तब भी तो लोगों की ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं हुई थी ना जो अभी हुई है। अब ये क्या कह रहे हैं, जब कर्जा ना लिया होता तो फिर तो ठीक है, अगर कर्जा लेने से इनकार करते, टोटल सऊदी अरब से ना जाते, दुबई से ना जाते, IMF में नहीं जाते, वर्ल्ड बैंक में नहीं जाते, एशियन डेवलपमेंट में ना जाते, और फिर हमारे ऊपर हमला होता तो फिर भी समझ में आता कि ठीक है। लेकिन एक तरफ से कर्जा ले रहे हो और दूसरी तरफ से अपने गरीब लोगों को मार रहे हो। अच्छा, एक जो चीज़ इस वक्त मतलब कर्जे की मामलात हैं या जो सिचुएशन इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है वो बहरहाल ख़ासी पेचीदा भी है। तो रुमीना साहिबा, एक जो चीज़ इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कायद हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, उनके बारे में आपकी जमात कहती है वो वापस आ जाएंगे, वो कब तक वापस आते हैं, बहरहाल ये भी बजट तक के मामलात के लिए बताया गया। लेकिन क्या मियाँ नवाज शरीफ के बग़ैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इतनी बड़ी एहतजाजी कोई तहरीक, एहतजाजी कोई प्लेटफॉर्म वो खड़ा कर सकती है? क्योंकि ये बार बार बात की जाती है कि मुस्लिम नून का या शेर का जो वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम से या उनसे वाबस्ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुस्लिम लीग नून का जितना भी वोट है और जितना भी वोटर है वो मुस्लिम लीग नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से है और ये लोगों का प्यार है। और जहाँ तक आपने कहा कि उनके बगैर, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि किसने आपसे कहा कि उनके बगैर, वो हम सब के साथ हैं और उनकी प्रेजेंस हम सब के साथ मौजूद है। उनके मशवरा जो हैं, उनके मशवरे जो हैं वो हम सब के साथ हैं और वो उनकी तमाम ये उन्हीं के फैसले जो आपने देखा कि अभी जो सीनियर लीडरशिप जो नए ओहदे भी अभी दिए गए, पूरा उसको प्रॉपर्ली एक्टिव किया गया, तो ये उनके तमाम मशवरा जात साथ हैं और उनकी गाइडेंस साथ है। और ऐसा कतई नहीं है कि हम उनके बगैर हैं। पूरी मुस्लिम लीग नून जो है अपने ताहयात कायद के साथ थे और हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और ये आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद इन चीज़ों को या करेगा और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो भी फैसले होंगे वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। अच्छा, मैं खोड़ो साहब आपसे सर, ये दो जमातें होना ये अब पहले हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और अब हो रहा है, लेकिन
चक्कर यह है कि ये हमेशा से जब हुकूमतों में थे तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजी की जितनी भी तहरीकें हैं वो इस तरह से चली हैं। लेकिन अब ये दो नज़रियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी एक दूसरे को, मुस्लिम नून 2008 में आपकी हुकूमत थी, वो आपको दोषी ठहराते रहे सूरत हाल का, 2013 में आपकी थी तो आप लोग ठहराते रहे मुस्लिम नून को। तो ये अब जो इकट्ठे होना है, ये किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर एक नज़रिए के ऊपर चल सकते हैं? उसमें मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के उसूल को मानता हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए एक खेत है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिस पे सजदा करते हैं, जिसको माँ मानते हैं। इस खेत को अगर कोई छीन ले तो उसके खिलाफ अकेली परवाज़ करने से बेहतर है कि साथियों को मिलाओ। MRD में एक दूसरे के मुखालिफ इकट्ठे बैठे थे जमहूरियत और आइन को बहाल करने के लिए। GDA में बैठे थे हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। ARD में बैठे जमहूरियत की बका के लिए। ये सब कुछ इसलिए हुआ था, उसमें भी सारी पार्टियां हम ख्याल नहीं थीं, अपनी अपनी सियासत उन्होंने करी है। अगर हम इकट्ठे बैठे हैं तो कोई इलेक्शन अलायंस नहीं किया, इलेक्शन अलायंस की बात ही दूसरी होती है। यहाँ हमने इकट्ठे बैठकर एक आवाज़ बनने की कोशिश की है कि हाँ, इमरान खान को बता सकें कि अवाम को टेकन फॉर ग्रांटेड न समझे, अवाम को टेकन फॉर ग्रांटेड न समझे। अवाम आवाज़ रखते हैं, अवाम हिम्मत रखते हैं। अवाम ने डिक्टरों का सत्यानाश कर दिया। अवाम ने गैर जमहूरी हुकूमतों के सामने खड़े होकर उनको कर दिखाया कि लोग इतने हैं हिम्मत वाले कि डिक्टेटर से भी नहीं डरते। ये जो हुकूमत है ये तो है सिलेक्टेड, इसमें छुपने की बात ही नहीं है। क्योंकि सिलेक्टेड में इसलिए कह रहा हूँ कि जब इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो इनको इकट्ठा करके बिठा दिया गया, कुछ लोगों को बिठा दिया गया इनके। इसी तरह से जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया था, उनके पास भी मेजॉरिटी नहीं थी। ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उन्होंने इधर उधर से इकट्ठे करके उसको 1 वोट की बर्तरी दिला दी और इनको 5-6 वोटों की बर्तरी दिला दी। बात तो वही है मुशर्रफ की। मुशर्रफ खुद कहता है मेरे आधी कैबिनेट मेरी है, मेरे लोग इसके साथ हैं। इमरान खान ने मुशर्रफ को लोग दिए थे, मुशर्रफ ने इनको लोग दिए। ठीक, ये बात तो ऐसे ठीक है। थोड़ा सा सिलेक्टेड हुकूमत का मामला क्या है? सिलेक्टेड का लफ्ज़ आप भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून भी इस्तेमाल करती है। मैं आपसे सिलेक्टेड के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का अल्टीमेट पूछूंगा, लेकिन मैं रुमीना साहिबा, बहरहाल ये हुकूमत बकौल आपकी जमातों के ये सिलेक्टेड है, वो कहते हैं हम इलेक्टेड है, सबसे ज़्यादा वोट लेकर वो आए हैं। आपकी जमात अपोजिशन की बड़ी जमात कौमी असम्बली में है, आपकी जमात बड़ी अपोजिशन जमात पंजाब असम्बली में भी मौजूद है। अब दोनों जगह पर आप मौजूद हैं, मामलात को असम्बली के अंदर भी एहतजाज की सूरत में वो लेकर चल रहे हैं। तो अभी बाहर निकल कर आप किस किस्म का एहतजाज करना चाहते हैं? अवाम का आपको लगता है कि बहरहाल इस सख्त मौसम में, इस सख्ती के मामलात में वो आपके साथ इस तरह किसी भी एहतजाज का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि किस किस्म का एहतजाज होगा वो तो डेफिनेटली APC की मीटिंग के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक लोगों की आपने बात की, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहूँगी क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद थी। और जब मियाँ साहब को कोट लखपत जेल जो है वापस छोड़ने जाया जा रहा था तो वो पहला रोज़ा था, और उस पहले रोज़े में अवाम जिस तरह से बाहर निकली और जिस तरह से लोगों ने जो है वो मियाँ साहब के लिए निकले और अपने प्यार का इजहार किया और जितनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई, तो ये तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई जो है मुश्किल बात होगी। इसलिए क्योंकि अवाम जानते हैं, और आज भी आप देखिए मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया पे हम मुख्तलिफ जगहों में देखते हैं और बहुत सारे तरीक़ों के साथ पता चलता रहता है कि अवाम जो है वो कह रही है कि हम इस नए पाकिस्तान से तो भाई बचें, हमें पुराना पाकिस्तान ही खुदारा वापस दे दो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ कहना कि क्या होगा क्या नहीं, ये तो खैर बात की बात है। ये अच्छा पुराना पाकिस्तान किस तरह से हो सकता है? पार्लियामान के जरिए हो सकता है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। ये फिर ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अल्टीमेट क्या हो सकता है, किस तरह से पुराना पाकिस्तान हो सकता है। क्योंकि PTI तो बहरहाल इस वक्त हुकूमत में है, तो क्या इन हाउस को आउट हाउस को तब्दीली है, क्या है, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए। शुजात मुबारक साहब से बात करते हैं, लेकिन एक मामला जो इस वक्त दरपेश है पाकिस्तान में, जिसका सबसे ज़्यादा इस वक्त नज़र रखी जा रही है, वो है डॉलर की कीमत। अब डॉलर की कीमत करीब
4 दिनों के अंदर 10 रुपए के करीब लगभग वो बढ़ चुका है और एक ही 8 से 10 दिनों के अंदर 10 रुपए का बढ़ जाना पाकिस्तान में बैठे बैठा एक तो कर्जों का मामला हो रहा है, दूसरा अगले आने वाले बजट में और मुश्किलात हो सकती हैं। शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब, डॉलर बढ़ रहा है, बजट आ रहा है, तो इसका मतलब है हुकूमत के लिए तो जो मुश्किलात है, एक आम आदमी के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में आम आदमी की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी और मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले बजट में गवर्नमेंट बिल्कुल तैयारी करके बैठी हुई है कि उन्हें टैक्सेस लगाने, ना सिर्फ गवर्नमेंट ने तैयारी की हुई है बल्कि IMF ने फुल इंस्ट्रक्शंस दी हैं गवर्नमेंट को कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि बेसिक बुनियादी अशिया हैं उन पे जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जाए। तो आइंदा आने वाला बजट बदतरीन बजट होगा जो कि मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट को IMF ने ये कहा था कि डिस्काउंट रेट को बढ़ा के 13% तक लेके चले जाएं और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जी टैक्सेस को बढ़ा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अपने डिस्काउंट को 13% तक लेके चले जाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो वहीं पर रुक जाएगी। जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो और आपके डिस्टॉर्ट होंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2020 में या 2021 में हमें दोबारा IMF के पास और कर्जे लेने के लिए जाना पड़े? इसके साथ साथ IMF ने इंस्ट्रक्शन दी थी गवर्नमेंट को कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी, लेकिन अभी तक उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कोई खद्दोखाल सामने नहीं आए। तो अवाम, ना सिर्फ अवाम बल्कि जो अच्छा शुजात साहब, मैं वक्त पे खत्म हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो डॉलर बढ़ रहा है इसको क्यों ब्रेक नहीं लग रही है? तो ये कहाँ तक ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, ये डॉलर को ब्रेक उस वक्त तक नहीं लगेगी जब तक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शन को क्लियर नहीं करती है। अभी गवर्नमेंट ये कह रही है हम ग्रोथ को बढ़ाएंगे, लेकिन 13% इंटरेस्ट रेट पे कैसे ग्रोथ बढ़ेगी? उसके साथ साथ अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियर नहीं है। तो जब तक इकोनॉमिक पॉलिसीज क्लियर नहीं होंगी, ये 155 से अभी 152 पे है, ये मुझे ये लगता है कि 155 156 तक जाएगा। और जब तक कोई गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स आके प्रॉपर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस नहीं करते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अनाउंस नहीं करते, बजट के बारे में डीब्रीफ नहीं करते, उस वक्त तक शायद ये डॉलर को फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और अगर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया तो मैं बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज ही वाज़ेह नहीं करेंगे तो सूरत हाल जो है वो इससे बेहतर नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद है। इकोनॉमिस्ट प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।